नमस्कार बच्चों। इससे पूर्व जो वीडियो था उसमें हमने अध्ययन किया विभिन्न प्रकार के बैंड स्पेक्ट्रमों के बारे में, और हमने पढ़ा कि बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो घूर्णन स्पेक्ट्रम, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होते हैं। आज जो है हम बात करेंगे कि घूर्णन जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरह से प्राप्त होता है, और इस जो घूर्णन स्पेक्ट्रम के अध्ययन की जो विज्ञान है यानी कि रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये रोटेशनल या माइक्रोवेव जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या होती है। जब हम कोई भी जो अणु है उसको कम ऊर्जा वाले विकिरणों में से वो माइक्रोवेव्स को अवशोषित करते हैं, यानी कि कोई भी अणु जो है यदि कम ऊर्जा वाले विकिरणों में से माइक्रोवेव जो है सूक्ष्म जो तरंगे हैं उनको अवशोषित करते हैं तो उनमें आणविक घूर्णन उत्पन्न होते हैं और अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रा जो है हमें प्राप्त होते हैं। इन घूर्णन स्पेक्ट्रा को प्राप्त करने की जो तकनीक है, जो टेक्निक है, उसको ही हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका क्षेत्र होता है 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स से 30 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य जो है इसका क्षेत्र, यानी कि ये इतनी एनर्जी के विकिरणों को अवशोषित करते हैं। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को 1934 में क्लिंटन और विलियम्स जो है उन्होंने विकसित किया। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके लिए कुछ विशेष कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस की हम बात करेंगे कि रोटेशनल जो स्पेक्ट्रा है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। इसके लिए जो सबसे पहली शर्त है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए कि केवल वो गैसीय अणु जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो घूर्णन स्पेक्ट्रा देते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, NO है, अमोनिया है, NO2 है, गैस अवस्था में जो है वाष्प अवस्था में जल है H2O, ये जो है घूर्णन स्पेक्ट्रा देते हैं। जो हल्के द्विपरमाणु अणु है वो फार IR रीजन में घूर्णन स्पेक्ट्रा देते हैं, जबकि भारी डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक जो अणु है वो माइक्रोवेव रीजन में घूर्णन स्पेक्ट्रा देते हैं। ठोस और द्रव अणु अंतर आणविक आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। तो ये जो है कुछ विशेष परिस्थितियां थी कि भाई कोई भी अणु के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रा देने के लिए उसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, और ऐसे गैसीय अणु जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो स्पेक्ट्रा देंगे। जो हल्के द्विपरमाणु अणु है वो फार IR रीजन से ऊर्जा का अवशोषण करेंगे और घूर्णन स्पेक्ट्रा देंगे, जबकि जो भारी डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो माइक्रोवेव रीजन में घूर्णन स्पेक्ट्रा देते हैं। ठोस और द्रव जो अणु है वो अंतर आणविक आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। अब इस घूर्णन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए कि ये जो है किस प्रकार की, इनके लिए अवशोषण के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये किस तरह से स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, इसके लिए जो है हम एक रिजिड रोटेटर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उसका उदाहरण लेकर के उस पर विचार करते हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे रिजिड रोटेटर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु का अणु। हम मान लेते हैं कि एक द्विपरमाणु का दृढ़ अणु है AB, जिसमें दो परमाणु A और B है जिनका द्रव्यमान क्रमशः M1 और M2 है, जो आपस में r दूरी पर स्थित है। ये जो दोनों परमाणु हैं M1 जिनका द्रव्यमान M1 और M2 है, उनकी गुरुत्वीय केंद्र से जो दूरी है M1 जो A है उसकी R1 है और B जो है उसकी दूरी R2 है, जैसा कि हम इस डायग्राम में दिखा रहे हैं आपको। तो ये एक जो है दृढ़
दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु का अणु है जिसमें दो परमाणु A और B है, जिनका द्रव्यमान m1 m2, जिनके जो है गुरुत्वीय केंद्र से दूरी A की दूरी r1 है, B की दूरी r2, और इन दोनों की टोटल जो दूरी है A और B के बीच की वो है आपकी r। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो अणु AB है ये उस अक्ष पर घूर्णन करता है जो इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरता है, तो उस स्थिति में दोनों के जो आघूर्ण का जो मान है वो समान होगा, और स्थिति में जो है इनके लिए आघूर्ण का मान होगा, एक के लिए m1 r1 बराबर होगा m2 r2। जब अणु अक्ष पर घूर्णन करता है तब इसके जड़त्व आघूर्ण I को हम इस व्यंजक के द्वारा व्यक्त करते हैं। I बराबर होता है सिग्मा I इज इक्वल टू इज mi और ri का स्क्वायर। क्योंकि ये द्विपरमाणु कणों में दो परमाणु होते हैं, इसलिए जो है इनका जो जड़त्व आघूर्ण है वो होगा परमाणु एक का जड़त्व आघूर्ण प्लस परमाणु दो का जड़त्व आघूर्ण, यानी कि एक का है m1 r1 स्क्वायर प्लस दूसरे का m2 r2 स्क्वायर, यानी कि इस अणु का जड़त्व आघूर्ण I जो है वो होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब यदि हम समीकरण 1 और 2 को मिक्स करें तो उस स्थिति में हम जो समीकरण था 3 उसमें m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर में यदि हम जो है ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m1 r1 बराबर होता है m2 r2, तो m1 r1 की जगह जो है लिख दिया हमने m2 r2 इंटू r1। इसी तरह से दूसरा पक्ष जो m2 r2 स्क्वायर था इसमें m2 r2 जो है उसकी जगह हम लिख सकते हैं m1 r1, इसलिए ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर इंटू r2, यानी कि समीकरण 2 और 3 से जो है हम समीकरण 4 प्राप्त करते हैं, और ये हो जाएगा I बराबर r1 r2 और m1 प्लस m2। हमने जो है अभी ऊपर जो डायग्राम था उसमें ये देखा कि r जो है दोनों परमाणुओं के बीच की जो टोटल दूरी है वो r1 प्लस r2 होती है, तो उस हिसाब से जो है जो समीकरण जो 4 है उसमें हम ये जो है मान रख सकते हैं r2 का मान रख सकते हैं r माइनस r1 और m2 r2 बराबर हो जाएगा m1 इंटू r माइनस r2। ये जो समीकरण 5 और 6 है, इन समीकरण 5 और 6 से हम जो है ये प्राप्त कर सकते हैं कि r1 बराबर हो जाएगा m2r बटे m1 प्लस m2 और r2 बराबर हो जाएगा m1r बटे m1 प्लस m2। ये जो r1 और r2 का मान है वो हम समीकरण 3 में यदि रख दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा m1 और r1 की जगह हमने लिख दिया m2r बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से m2 और फिर r2 का मान रख दिया हमने m1r बटे m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर। इसी तरह से इस समीकरण को यदि हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर हमें m1 m2 का स्क्वायर r स्क्वायर बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे पक्ष से जो है हमें प्राप्त हो जाएगा m1 का स्क्वायर m2 r स्क्वायर बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इसमें से जो है हम यदि कॉमन ले लेते हैं m1 m2 r स्क्वायर कॉमन है, m1 m2 r स्क्वायर कॉमन ले लिया और प्लस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन लेने पर जो है हमें ये प्राप्त हो जाएगा m1 m2 r स्क्वायर बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू m2 प्लस m1, और फिर I बराबर हो जाएगा आपका m1 m2, क्योंकि m2 प्लस m1 से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा m1 m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर, और चूंकि हम जानते हैं m1 m2 बटे m1 प्लस m2 होता है म्यू सम्मानित द्रव्यमान होता है, इसलिए I बराबर हो जाएगा म्यू r स्क्वायर। यानी कि जो द्विदृढ़ घूर्णी जो द्विपरमाणु अणु है उसके लिए I का मान हो जाएगा म्यू r स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण।
अब एक घूर्णन करता हुआ जो अणु है उसके लिए कोणीय संवेग L का मान होता है L बराबर I ओमेगा, जहाँ ओमेगा जो है कोणीय वेग है। लेकिन अणुओं के कोणीय संवेग क्वांटीकृत होते हैं और जिसे हम इस समीकरण के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। और कोणीय संवेग जो है L बराबर होता है √J × J+1 × h/2 पाई, जहाँ J जो है घूर्णन क्वांटम संख्या है और इसका मान जो है क्वांटाइज्ड होता है 0, 1, 2, 3 पाया जाता है। ये जो घूर्णन करने वाले अणु की जो ऊर्जा है इरोटेशनल, वो होती है 1/2I ओमेगा स्क्वायर। और कैसे होती है इसको हम यूँ देख सकते हैं, ई रोटेशन बराबर हो जाएगा 1/2 m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने जो है इसका मान जो हमने रखा है वो लिया है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर की जगह I का मान रख दिया और I का मान है m1r1 स्क्वायर और m2r2 स्क्वायर। इसलिए ई रोटेशनल जो है दोनों परमाणुओं के लिए हो जाएगा 1/2 m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन I बराबर होता है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। इसको यदि हम इस समीकरण में रखेंगे तो यह आ जाएगा ई रोटेशन बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर, जो कि हमने बताया था कि ये घूर्णन ऊर्जा का मान 1/2 ओमेगा स्क्वायर होता है। अब घूर्णन करने वाले जो एक द्विपरमाणु जो अणु है इसके क्वांटीकृत घूर्णन ऊर्जा को भी हम इस समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इरोटेशनल हमने पहले बताया था 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और क्योंकि इसको अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 I ओमेगा का होल स्क्वायर बटे I, यानी कि I का भाग दे दिया और I का स्क्वायर ऊपर जो है I का स्क्वायर हमने कर दिया है। और क्योंकि I ओमेगा बराबर L होता है इसलिए इसको हम कह सकते हैं L²/2I, और L का मान होता है √J × J+1 × h/2 पाई का मान हमने रख दिया। तो ऐसा रखने पर ई रोटेशन का मान आ जाएगा J × J+1 बटे 2I × h/2 पाई का होल स्क्वायर। ये जो है h × इसका जो है होल स्क्वायर जो है आ गया। इसी को अगर हम जो है आगे देखें तो ये जो है आ जाएगा आपका J × J+1, इसको होल स्क्वायर को यदि हम खोलेंगे तो h² / 2 पाई का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। इसको 2I से गुणा करेंगे तो 8 पाई स्क्वायर I, यानी कि ई रोटेशन जो है यानी कि घूर्णन ऊर्जा जो है उसका मान हो जाएगा h² / 8 पाई स्क्वायर I × J × J+1, यानी कि घूर्णन ऊर्जा का जो है ये मान हमें प्राप्त होगा। ये जो घूर्णन ऊर्जा हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ई रोटेशन जो है उसका मान ये हमें प्राप्त हुआ है। ये जो ई रोटेशन है इस ई रोटेशन यानी ई रोटेशन के स्थान पर हम EJ भी लिख सकते हैं, और क्योंकि घूर्णन ऊर्जा के लिए हम J का मान J जो है प्रयुक्त करते हैं इसलिए हो जाएगा EJ बराबर h² / 8 पाई स्क्वायर I × J × J+1, या EJ बराबर BJ × J+1। और जहाँ B जो है वो घूर्णन स्थिरांक है जो किसके बराबर है, यानी कि h² 8 पाई स्क्वायर I जो है वो होता है घूर्णन स्थिरांक, जिसे हम B के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये इससे ये हुआ कि जो द्विपरमाणुक जो अणु है उस द्विपरमाणुक दृढ़ घूर्णी जो अणु है उसके लिए जो घूर्णन ऊर्जा है EJ उसका मान होता है BJ × J+1 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि ये जो है इसकी घूर्णन ऊर्जा का मान पाया जाता है रिजिड रोटेटर के लिए। और इससे ये स्पष्ट होता है कि घूर्णन ऊर्जा जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन क्वांटम संख्या J पर निर्भर करती है। तो ये होती है मतलब कोई जो रिजिड रोटेटर डाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है उसकी घूर्णन ऊर्जा EJ बराबर होता है BJ × J+1 सेंटीमीटर इनवर्स।
अब हम जो है बात करते हैं घूर्णन क्वांटम स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम। जो घूर्णन स्पेक्ट्रा होता है उसके लिए क्या चयन नियम है, इसकी हम बात करते हैं। और जो यांत्रिकी है वो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कोई भी जो दृढ़ द्विपरमाणु अणु होता है उसके लिए वे घूर्णन संक्रमण ही संपन्न हो सकते हैं जिनकी घूर्णन क्वांटम संख्या के मान में इकाई अंतर होता है। यानी कि द्विपरमाणु जो अणु है उसमें केवल वही संक्रमण संभव है जिनकी घूर्णन क्वांटम संख्या में या तो 1 की वृद्धि हो रही हो या 1 की कमी हो रही हो। इसका मतलब इसमें जो चयन नियम है, सिलेक्शन जो रूल है वो होता है, यानी कि जे सेकंड से जे फर्स्ट में यदि जा रहा है तो डेल्टा जे का मान जो है वो होना चाहिए ±1, और यदि डेल्टा जे बराबर +1 है तो विकिरण का अवशोषण हो रहा है, और यदि डेल्टा जे -1 है इसका मतलब विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये होती है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रारंभिक अवधारणा के बारे में हमने पढ़ा, और साथ ही हमने जो है रिजिड रोटेटर डाईएटॉमिक जो मॉलिक्यूल है उसकी जो घूर्णन ऊर्जा ईजे के बारे में हमने पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि जो ईजे है उसका मान होता है बीजे × J+1, और ये जो है जड़त्व आघूर्ण और घूर्णन क्वांटम संख्या जे पर निर्भर करती है। और जो घूर्णन स्पेक्ट्रम है उसके लिए जो चयन नियम है वो डेल्टा जे ±1 होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।